वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष। आपका स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, फॉर मोर नीट वीडियोस। और आज हम जो चैप्टर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं। अगेन ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रेगुलेशन होने जा रहा है। आज हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। ये फिफ्थ पार्ट है एंड दिस इज द फाइनल पार्ट। दिस इज चैप्टर फिनाले। थैंक यू सो मच, आप इतने टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहे। और अगर आपने पहले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन 4 वीडियोस को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये नीट के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप नीट की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, सीरियस नीट एस्पिरेंट है तो आपको ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैं एक पूरा एक इसको कंप्लीट करूंगा, जिसमें आज हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म होने जा रहा है। तो अगर आप पहचान पा रहे हैं तो ये जो आपका ये है, एक सेकेंड मैं पॉइंटर ऑन करता हूँ। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, यानी ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये लंग्स वाला जो सिस्टम है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये रेगुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये मेंटेन रखता है रेस्पिरेटरी रिदम्स को, और ये रेस्पिरेटरी रिदम्स को मेंटेन करने के साथ साथ क्या काम होता है कि दिस टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेंटर्स इज प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन। स्पेशलाइज्ड सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन called as respiratory, known as respiratory rhythm center, and it is primarily responsible for the regulation. अब इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, बायोलॉजी में चाहे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, जैसे आपका इकोलाई हो गया या आपका ईस्ट हो गया, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हो गए, प्लांट्स हो गया, कोई एनिमल हो गया, कुछ हो गया, उसमें बायोलॉजी में किसी भी लेवल पे रेगुलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंस हम देते हैं रेगुलेशन को। अगर आपको कभी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी पढ़नी हो और आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेगुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेगुलेशन ना हो तो फिर बहुत फिजियोलॉजिकली डिस्टरबेंस आ सकती है, जिसके बहुत ही जिसे कहते हैं डेंजरस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो 70 टू 75 बीट्स पर मिनट है। एवरेज हम 72 लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट है वो होम्योस्टेसिस की कंडीशन में है 72 बीट्स पर मिनट। पर अगर हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा हाई हो जाए या बहुत ज्यादा लो हो जाए तो हम क्या करें? तो हमारी फिजियोलॉजिकली जो हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पर्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही वो डिस्टर्ब होगा हमारी बॉडी पूरी कोशिश करेगी कि वापस से उसको होम्योस्टेसिस की कंडीशन में लाए, वरना उसके डिलीटीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं, डेंजरस इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसी रिदम को, इसी रेस्पिरेटरी रिदम को, जो आपने जैसे टाइडल वॉल्यूम में पढ़ा था ना, ये 12 से 16 टाइम जो है 1 मिनट में आदमी सांस लेता है, सांस निकालता है। तो उसी रिदम को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ सेंटर्स हैं, जिसमें जो पहला सेंटर है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, जो कि कौन से रीजन में है? ये सवाल पूछा जा सकता है। ये स्पेशलाइज्ड रीजन है जो कि मेडुला रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेंटर है जो मेडुला रीजन में प्रेजेंट है ब्रेन के, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। उसके नाम में रिदम है। रिदम मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही काम करना, यानी कि रिदम को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रेगुलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रिदम सेंटर अकेले में काम नहीं करता, इसको भी रेगुलेट करने के लिए एक और सेंटर होता है जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं जो कि पॉन्स रीजन में है, ये याद रखिएगा। पी से पॉन्स, पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर, याद करने में आसानी रहेगी। मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब
न्यूरल सिग्नल चाहिए कहां से? न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, दैट कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। जैसे कि इन केस ऑफ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, आप भाग रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खतरा महसूस हो रहा है, आपकी सांसें बढ़ जाती, आपका जो सांस लेने का जो इंटेंसिटी है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपको नर्वस सिस्टम एक सिग्नल दे रहा है कि इस समय रिक्वायरमेंट है। जैसे कि बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो जब या आप जब एथलीट्स नहीं, नॉर्मल आदमी भी जब बहुत एक्सरसाइज करता है तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है मसल्स में। उस लैक्टिक एसिड की बनने की वजह से जो पीएच है वो डिक्रीज होने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होने लगता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में डिसोसिएट करके उन टिश्यूज पे या उन मसल्स की तरफ पहुंचेगी जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इन्हीं एडजस्टमेंट्स को मेंटेन करता है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर और वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है। अच्छा, ये कैसे कैसे रेगुलेट करता है, इसको कैसे पता चलता है? इसको ऐसे पता चलता है कि ये स्लाइटेस्ट ऑफ द चेंज, जो न्यूरोटैक्सिक सेंटर है, ये स्लाइटेस्ट ऑफ द चेंज यानी हल्का सा भी चेंज हुआ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन में या CO2 में। एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन में चेंज होने का मतलब क्या है? पीएच में चेंज होना। ठीक है। CO2 कंसेंट्रेशन में जरा सा भी चेंज आया तो इसको तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि ये कीमो सेंसिटिव है। कैसा है? कीमो सेंसिटिव। कीमो मतलब केमिकल, सेंसिटिव मतलब जो उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो उसको किसी चीज से। ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, जैसे कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना ली कि एक जैसे ही आपने इंक्रीज किया आपने एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन को, पीएच डिक्रीज हुआ, इंक्रीज इन द CO2 कंसेंट्रेशन, ये एक्टिवेट करता है कीमो सेंसिटिव सेंटर को, जो कि एक्टिवेट करते हैं रिदमिक सेंटर को, जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करते हैं टू एलिमिनेट एक्स्ट्रा एच प्लस आयन एंड CO। अगर एडिशनल CO2 होगा तो क्या होगा? एडिशनल एच प्लस आयन होगा तो क्या होगा? प्राइमरली क्या होगा? आपकी जो फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आगे भी सीवियर हो सकते हैं। ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक है रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द एओटिक आर्च एंड द कैरोटिड आर्टरी। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं जो आपको शायद ना पता हो। पहली बात तो एओटिक आर्च क्या होती है, दूसरी बात कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, तीसरी बात रिसेप्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स कुछ नहीं होते, रिसेप्टर्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप इस तरह से समझ लीजिए, जिन पे लिगेंड आके बाइंड करता है। अब लिगेंड क्या है? लिगेंड एक स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है, लार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फॉर दैट मैटर, जो कि किसी भी एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को या किसी भी प्रोसेस को, सेलुलर प्रोसेस को जो है वो कराने में हेल्प करता है। अभी इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिटेल बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग के इसमें टॉपिक्स आते हैं, जो कि आप आगे मेडिकल में पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को। ठीक है। तो रिसेप्टर्स आप केवल इतना याद रखिए कि कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है एओटिक आर्टरी में और कैरोटिड आर्टरी में, एओटिक आर्च में, सॉरी फॉर दैट, एओटिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में, जो कि रेगुलेट करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं इन चेंजेस इन एच प्लस और CO2 आयंस। ठीक है। और ये नेसेसरी सिग्नल्स भी सेंड करते हैं रिदमिक सेंटर को फॉर रेमेडियल एक्शन। भाई जैसे ही आपका एच प्लस आयन बढ़ेगा, क्या होगा? पीएच डिक्रीज होगी, फिर उस पीएच को वापस से लाने के लिए क्या होगा? सो अगर थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा दिमाग पर जोर देंगे, तो HCO3 आयन जो बाइकार्बोनेट आयन है, जो अभी पिछली क्लास में बताया था, वो आएगा, फॉर्म करेगा और नॉर्मल जो है उस चीज को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगा। यही ठीक, ये बात है। आप एक चीज लाइन पढ़ रहे होंगे, लास्ट लाइन है, ऑक्सीजन रोल इन रेगुलेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। देखिए, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट कहना तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, बट ऑक्सीजन का ज्यादा रोल नहीं है, ये बात भी सच है। ज्यादातर जो रोल है वो किसका है? वो CO2 का है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप रोल मान सकते हैं, और H प्लस आयन कंसेंट्रेशन यानी पीएच का क्या बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रोल है। किसमें? रेगुलेशन में। किसके रेगुलेशन में? रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में। कैसे रेगुलेट होता है? दो जगह से रेगुलेट होता है। पहले होता है मेडुलर रीजन से, जिसमें होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। दूसरा होता है पॉन्स रीजन से, जिसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, जो कि कीमोसेंसिटिव चीजों को रखता है। वो कीमोसेंसिटिव चीजें जो कीमोसेंसिटिव है न्यूमोटैक्सिक सेंटर में, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और एच प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन के लिए। ठीक है।
अब आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 3 डिसऑर्डर्स आपकी किताब में दे रखे हैं, फैक्चुअल बात है, ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। पहली बात तो एस्थमा, या इसको एजमा भी बोलते हैं, ठीक है। आपके प्रोनाउंसिएशन पे, आपके डिक्शन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या इसको बोलते हैं, एजमा या एस्थमा। ये होता क्या है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों होगी? ब्रीदिंग डिफिकल्टी इसलिए हो गई क्योंकि आपके जो ब्रोंकाई और ब्रोंचियोल्स हैं, जहाँ पे आपका जो लास्ट पार्ट ऑफ द लंग्स में होता है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंचियोल्स और एल्विलाई, 3 पार्ट ऑफ लंग्स जो मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में बताया था, उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, ठीक है। जब जैसे हमें चोट लगती है या जब हम कहीं हमें कहीं वो होता है, तो हमारे बॉडी पे, स्किन पे एक रेड रेड सा थोड़ा सा सूजन नहीं आ जाता है? हाँ, अब वही इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तभी प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में। और ये वीजिंग वीजिंग साउंड जो है कॉज करता है, ठीक है। तो एस्मा होने के काफी सारे रीजन हो सकते हैं। एक एलर्जी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। कुछ बच्चों को पॉलन एलर्जी होती है, कुछ को डस्ट, कुछ को माइट की एलर्जी होती है। तो एलर्जी एक बहुत बड़ा रीजन है। एलर्जी एक कॉमन टर्म है, इसका एक साइंटिफिक और मेडिकल टर्म भी है, जिसे हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 कहते हैं, जिसमें आईजीई एंटीबॉडीज का बहुत ज्यादा सिक्रीशन होता है, जो कि ये हिस्टामिन और मास सेल से हिस्टामिन वगैरह और ब्रेडिकाइनिन्स और ल्यूकोट्राइन्स और ये सब जितने भी केमिकल्स हैं, साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करते हैं। वो हायर इम्यूनोलॉजी की बात है, वो अभी आपके अब उसकी बात नहीं है, समझने की बात नहीं है। आप बस इतना समझिए कि एस्मा होता क्या है, ठीक है। 2 लाइनें हैं, इसको पढ़िए, समझिए। उसके बाद आता है इम्फाइजिमा। इम्फाइजिमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। पहली बात तो एस्मा जो है वो क्रॉनिक नहीं है, वो एक्यूट है। हालांकि क्रॉनिक भी हो सकता है, ये एक स्टेटमेंट कहना सही नहीं होगा कि क्रॉनिक नहीं है, पर ज्यादातर केसेस में एक्यूट रहता है, सीजनल होता है। एक बार एक सीजन आपका निकल गया, जैसे अभी आने वाला है, अभी जनवरी है, फरवरी में हो सकता है कुछ लोगों को एस्मा की प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, तो पॉलिनेशन हो सकता है। पॉलिन ग्रेन्स जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाते हैं, वो इरिटेशन कॉज करते हैं, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एम्फाइजिमा लेकिन क्रॉनिक है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें एल्वेलाई जो एल्वेलर वॉल्स होती हैं वही डैमेज हो जाती हैं, तो ये काफी खतरनाक एक सीरियस सिचुएशन है। और इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। अब ये आपको थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो ये सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एक्सचेंज उतना बेटर होगा, ठीक है। जितना कम सरफेस एरिया होगा, एक्सचेंज उतना कम होगा। इसका एक सीधा सा एग्जांपल ये है, एक बड़े बर्तन में पानी को पानी ठंडा करने के लिए रखिए, और एक छोटे बर्तन में, जब चाय या दूध बहुत ज्यादा गर्म होता है या सूप बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे एक ऐसे बर्तन में डाल देते हैं जिसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा हो। क्यों? ताकि एक्सचेंज ऑफ हीट ज्यादा जल्दी हो सके। तो वही कंसेप्ट लगाकर अगर हम यहाँ पे देखें, तो एम्फाइजिमा में ये है कि एल्वियोलर वॉल डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि रेस्पिरेटरी एरिया डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से होगा कि आपका जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हिंड्रेंस, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस आएंगे, और वो चीजें आपके नॉर्मल फंक्शनिंग में जो है बाधा डालेंगी, एक हिंड्रेंस डालेंगी, ठीक है। एक इसका एक मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग भी है। सिगरेट वैसे भी एक काफी एक खराब चीज है। अगर आप में से कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है तो प्लीज इसे जितनी जल्दी हो सके क्विट करिए, क्योंकि ना केवल ये आपके एम्फाइजिमा के चांसेस को बढ़ाता है, बल्कि आपकी बाकी मैकेनिज्म्स को भी, बाकी उसको भी सही नहीं करता। आई एज अ एजुकेटर, आई एज अ टीचर would never suggest any of my students, any of my जिसे कहते हैं व्यूअर्स, टू स्मोक सिगरेट, ठीक है। वो लगता है कूल, बट वो कूल है नहीं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगेन, कैंसर और सिगरेट का एक जनरल परसेप्शन ये है कि कैंसर सिगरेट से होता है, और ये कुछ हद तक सही भी है। बाकी बायोलॉजी उतनी भी आसान और उतनी भी सीधी नहीं है जितनी 11th 12th में लगती है। बायोलॉजी काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है,
तो कैंसर और सिगरेट के बारे में मैं ज्यादा अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट हाँ, जितना हो सके उतना सिगरेट अवॉइड करिए। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर भी होता है और एम्फाइजिमा का खतरा तो है ही। ठीक है, अवॉइड करिए जितना हो सके उतना, इतना सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करिए। अगर आपको आदत है तो क्विट करिए प्लीज। ठीक है, लास्ट आते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे। अब ये बड़ा एक स्पेसिफिक टर्म है जिसमें ये है कि जैसे जो लोग, जो मजदूर या जो वर्कर्स हमारे जो है वो उसमें काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, या जहाँ पे स्टोन्स का जो है ग्राइंडिंग होता है, वो वाली आपने ग्राइंडिंग मशीन देखी होगी जिसमें ब्लेड चलता है बहुत तेज स्पीड में, जिसमें वो पत्थर घिसते हैं। ठीक है, मार्बल का जो काम होता है। जी हाँ, वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है। उसमें होता क्या है कि पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, 2.5 माइक्रोन से भी कम होते हैं, दिखते भी नहीं है। वो आपके लंग्स में चले जाते हैं। वो आपके लंग्स में जाने के बाद फाइब्रोसिस कर लेते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर, यानी अगर आपने 20-25 साल किसी ऐसे इंडस्ट्री में काम किया जिसमें आपका ये जा रहा है, लगातार जा रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम आपको बहुत हद तक बचा के रखेगा, पर हमेशा बचा नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम वैसे तो बहुत एक्टिव है और बचाता भी है, हमें काफी हद तक बचाता है। लेकिन इस समय के साथ साथ इम्यून सिस्टम में भी कमियां आती हैं और धीरे धीरे समझ में आता है। तो हमारा जब डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से कोप अप नहीं कर पाता, अगर लॉन्ग एक्सपोजर किसी भी चीज का होगा तो कोप अप नहीं हो पाएगा। उसी केस में फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस का मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू है। ये सीरियस लंग डैमेज हो सकता है इससे। ठीक है, इससे बहुत सीरियस लंग डैमेज होता है। लंग डैमेज हो गया तो आपका रेस्पिरेशन का जो काम है वो नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली सी बात है। फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस आएंगे, फिर आपको ऑपरेशंस के लिए जाना पड़ सकता है, ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना पड़ सकता है। तो ये एक चीज है। तो इसमें ये एक है कि वर्कर्स इन दीज इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। अब पहनना चाहिए, कौन कितना पहनता है कितना नहीं पहनता ये तो पता नहीं है, बट हाँ, एक प्रिकॉशन की तरह से आपको ऐसे किसी भी इन्वायरमेंट में काम करने से पहले अच्छे फिल्टर वाले मास्क जरूर पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। ये एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है मैंने, जिसमें मैं फिर से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। एस्थमा कहाँ होता है या एजमा कहाँ होता है। तो अगर आप ब्रोंकियोल्स की बात करें, इसमें ब्रोंकाई दे नहीं रखा है, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई की बात करें, तो जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकियोल्स में, ठीक है, याद है, तो एजमा होता है। इम्फाइजिमा की बात करें तो एल्विलाई की मेम्ब्रेन, अगर आप थोड़ा सा जूम कर सकें इस फिगर को, तो आपको काला काला सा एक मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जब ये वॉल जो है डैमेज होती है एल्विलाई की, तब एम्फाइजिमा होता है। सिगरेट स्मोकिंग से होता है और क्रॉनिक है। ठीक है, तीसरा आता है आपका ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, जो जिसमें की फाइब्रोसिस होती है, जो लंग्स में होता है। ठीक है, तो लंग्स किसका बना होता है? तीन चीजों का बना होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई। इन तीनों के ही उसको कॉम्बिनेशन को हम लंग्स कहते हैं। तो एक सीरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें कि आपको मास्क पहनना चाहिए फॉर द फॉर योर सेफ्टी। तो इसी के साथ आज हम अपनी स्नैपशॉट्स दिखाते हैं। ये स्नैपशॉट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, और जितना आप रीड करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए मैं एनसीईआरटी के, ये एनसीईआरटी की ही वो है, और कोई एडिशनल बुक नहीं है। तो डिसऑर्डर्स हैं, उसके बाद ये एक स्नैपशॉट है। ये समरी भी डाली है मैंने। मैंने ये समरी भी नहीं छोड़ी है कि अगर आप समरी भी पढ़ते हैं तो आपका काफी हद तक बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पेज की 2 स्लाइड्स में आपकी समरी। और इसके बाद क्लास ओवर होती है आज के लिए। आज की क्लास इतनी ही है, छोटी क्लास है आज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।
इस चैनल की ग्रोथ आप लोगों की ग्रोथ से जुड़ी हुई है, तो जितना आप लोग ग्रो करेंगे उतना ये चैनल ग्रो करेगा, उतनी मेरी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम नया चैप्टर सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे, ये मैंने सोचा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी तो कंप्लीट मैं करा दूं। ठीक है, आई एम ओपन टू एनी टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कमेंट्स, और वो किसी भी तरह का कमेंट आपको चाहिए हो, कुछ एडिशनल ऐड कराना हो, आपको ये लग रहा हो कि नहीं सर थोड़ा सा और एडिशनल पढ़ाइए और डेप्थ में जाइए, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करना चाहता हूँ, दैट्स फॉर इट। 10 मार्च से 20 अप्रैल प्रैक्टिस सेशन होंगे। मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिस अच्छी करा दूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस नीट के एग्जाम में बना रहे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो पढ़ा उसका एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। आज हमने स्टार्ट किया कि हम रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। दो तरह के रेगुलेशन होते हैं। प्राइमरी रेगुलेशन होता है रिदमिक सेंटर से, जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो मेडुला में है। दूसरा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो कि कहाँ पे है, पॉन्स में। पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पी से पॉन्स, वो कहाँ पे है, वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है इसी रिदमिक सेंटर को। क्यों, कैसे करता है और क्यों करता है, कैसे करता है, वो है कि कीमो सेंसिटिव होता है वो एच प्लस आयंस और CO2 के कंसेंट्रेशन को अच्छे से सेंस कर लेता है, उसके बाद वो नेसेसरी चेंजेस कराता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया कि हाई आपकी H प्लस और CO2 है, तो वो सीधा एक न्यूरल सिग्नल डालेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर पे कि भैया कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है देखो। उसके बाद ये रिदमिक सेंटर के पास जाएगा, उसके बाद नेसेसरी एडजस्टमेंट्स होंगे और आपकी रिस्टोर होम्योस्टेसिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा। तो डिसऑर्डर्स में आपने एस्मा के बारे में पढ़ा। एस्मा के बारे में आपने ये पढ़ा कि एक एक्यूट डिसऑर्डर है, और ये क्रॉनिक भी, सॉरी एक्यूट है कि क्रॉनिक ये नहीं पढ़ा आपने। आपने ये पढ़ा कि ये जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, इंटरनल स्वेलिंग, राइट। तो ये होता है, और ये जितना मुझे पता है उसमें IgE की एंटीबॉडीज का सिक्रीशन होता है, हिस्टामिन सिक्रीट होते हैं, साइटोकाइनिन सिक्रीट होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, ज्यादातर सीजनल होता है, लेकिन कुछ लोगों को क्रॉनिक भी हो सकता है, और वीजिंग साउंड आती है इसमें। ठीक है, तो ये एस्मा के बारे में हो गया। उसके बाद एम्फाइजीमा के बारे में हो गया। इसमें एल्वुलर जो आपकी वॉल है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें वॉल में डैमेज हो गई और फिर आपका जो है क्रॉनिक डिसीज है पहली बात तो। वो एल्वुलाई वॉल डैमेज हो गई, सिगरेट पीने से होता है। सिगरेट वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। यू डोंट लुक कूल, यू आर एक्चुअली फूल इफ यू आर स्मोकिंग सिगरेट, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और तीसरा ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, जो लोग माइनिंग में काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, जो कि ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे थोड़ा ग्राइंडिंग होता है, मार्बल का काम होता है, स्टोन का काम होता है, उनको ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसमें ये है कि फाइब्रोसिस हो सकती है, लंग फाइब्रोसिस हो सकती है। उसके लिए वो क्रॉनिक डिसीज है, उससे डैमेज हो सकता है, फिजियोलॉजी बिगड़ सकती है। उससे बचने के लिए आप मास्क पहनिए और रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करिए। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था एक क्लास का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट, कमेंट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ग्रोइंग टुगेदर विद शीरीष। आपसे मुलाकात होती है अगले ट्यूसडे विद अ नया चैप्टर विद नए कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच।